कल संस्कृत में हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे। अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। ठीक है, बाह्य प्रयत्न जो होता है वह 11 प्रकार का होता है। संस्कृत में इसके लिए बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा ये सूत्र प्रयोग हुआ है। बाह्य प्रयत्न होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभ्यंतर प्रयत्न ये देखा था। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, यानी वर्णों को बोलने की जो चेष्टा होती है, वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा जो मुंह के अंदर ही होती है। मुंह के अंदर वर्णों को बोलने की वह कोशिश जो वर्णों को बोलने से पहले होती है, वह अभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन बोलते समय, यानी बोलते समय का मतलब हुआ जब वर्ण मुख से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, उस समय वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा या कोशिश होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि माने वर्ण जब मुख से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, उसी समय वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा है, उसे ही हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, और जो 11वां होता है वह होता है स्वरित। ये 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सा कितने वर्ण जो होते हैं, स्वर और व्यंजनों का कौन सा वर्ण किस में आएगा, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न हम देखेंगे किसे कहेंगे, ऐसे वर्ण या अक्षर जो मुख से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, मुख से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, ठीक उसी समय उन वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा या प्रयत्न या कोशिश ही बाह्य प्रयत्न कहलाती है। हमने देखा कि ऐसे वर्ण या अक्षर, अभी हमने बताया कि ऐसे वर्ण जो मुख से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, ठीक उसी समय उन वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा है, ठीक है, उसी को हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के प्रकार। बाह्य प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है। ठीक है, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। ठीक है, ये एक लाइन प्रयोग हुई है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न करें, बाह्य प्रयत्नस्तु। ठीक है, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। जो बाह्य प्रयत्न होता है वह 11 होता है या 11 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो हम जिस पहला है विवार, श्वास, ठीक है, विवार श्वास, ठीक है, विवार श्वास हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा अघोष, तीसरा हो जाएगा अघोष, ठीक, इसमें छोटा सा रहेगा, ठीक है, विवार श्वास अघोष, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा संवार। पांचवा हो जाएगा नाद और छठा हो जाएगा घोष, ठीक है। 6 हो गया, ठीक है। और 7वां हो जाएगा अल्पप्राण, 8वां महाप्राण, ठीक है। उसके बाद 9वां हो जाएगा उदात्त, 10वां हो जाएगा अनुदात्त, ठीक है। और जो 11वां हो जाएगा वो हो जाएगा स्वरित। ये कुल 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं, ठीक है। अब इन 11 प्रकार में हम कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनके कुछ कॉमन वर्ण हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि विवार, श्वास और अघोष, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो विवार, श्वास और अघोष होते हैं, यह जो वर्ग होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। जो 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ श, श, स, ये वर्ण भी इनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब इनको हम संवार, नाद और अघोष, इन तीनों को भी एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। संवार, नाद और घोष को, संवार, नाद और घोष को एक साथ पढ़ लेंगे। संवार, नाद, घोष होता क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और प्लस य, र, ल, व। संवार, नाद और घोष ये कौन से वर्ण होंगे? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व, ये सभी वर्ण संवार, नाद और घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा अल्प प्राण। अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने होता है हवा। यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में थोड़ा सा हवा मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। या ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है मुंह से, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। कैसे होता है थोड़ा देखिएगा। जैसे क, ख, ग हम पढ़ेंगे तो क, ख कैसे पढ़ते हैं? क, ख, ग, घ, ङ ऐसे पढ़ते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। तो देखेंगे कि क से ज़्यादा जो ठहराव है वो ख पे आ रहा है। यानी क यदि ह्रस्व है तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा, थोड़ा सा समय लग रहा है यदि क के उच्चारण में, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ख के उच्चारण में। वही ग का उच्चारण में थोड़ा कम समय लग रहा है लेकिन घ पे ज़्यादा लग रहा है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ ऐसे करके लग रहा है। तो क में, ग में, ङ में, ठीक है, इसमें कम समय लग रहा है, इसलिए अल्प प्राण हो गया। कम समय का मतलब हो गया कि इसमें ठहराव बहुत कम है, इनको उच्चारण करने में बहुत कम हवा मुंह से बाहर निकल रही है। लेकिन ख में क, ख, ग, घ, ठीक है, तो ख में और घ में थोड़ा सा ज़्यादा
हवा मुंह से निकल रही है, इसलिए ये हो जाएगा महाप्राण। लेकिन अल्प प्राण क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण हो जाएगा। महाप्राण किसे कहेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये हो जाएगा क्या, महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण में इसके साथ य, र, ल, व भी आ जाता है, और महाप्राण में स, स और ह, ये वर्ण भी आ जाते हैं किसमें, महाप्राण में। ठीक है। अब आता है उदात्त, इन सब के बारे में लिखवाएंगे। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, फिर इसके बारे में हम एक एक करके लिखवा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखवा देंगे। उदात्त क्या होता है, उदात्त का मतलब होता है उच्चैः उदात्त, उच्चारण करने की वह चेष्टा जो ऊपर के भागों से होती है वह उदात्त होता है। ठीक है। और जो अनुदात्त होता है, उच्चारण करने के निचले भाग से, उच्चारण स्थान के निचले भाग से जो उच्चारण होता है उसे हम अनुदात्त कहते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों का मिला हुआ रूप स्वरित कहलाता है। ठीक है। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक एक करके, एक एक करके हम लोग इसके प्रकारों को देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, पहला विवार, श्वास, और तीसरा लिखेंगे अघोष। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है, तथा श और स, यानी क्या क्या हो जाएगा इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस स और स, ये हो जाएगा आपका इसका, यानी विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत ये वर्ण आएंगे। ठीक है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, वो विवार, श्वास और अघोष होंगे। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इसके लिए संस्कृत की एक लाइन है। ठीक है। संस्कृत की एक लाइन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या इसके लिए प्रयोग हुई है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है खरो विवारा, ठीक है, श्वासा अघोषाश्च। ठीक है। ये लिखा है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ठीक है। यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार, श्वास और अघोष वर्ण आते हैं। ठीक है। अब खर प्रत्याहार में पहला, जैसे मान लीजिए कि क ख आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का, च छ आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ट ठ आ जाएगा, ठीक है, त थ आ जाएगा, ठीक है, प और फ आ जाएगा। इन वर्णों के साथ साथ श और स, ये वर्ण आ जाएंगे किसके अंतर्गत, विवार, श्वास और अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा, यानी संवार, नाद और घोष के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस इसके साथ स ये वर्ण किस में आते हैं, तो विवार, श्वास और अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसका अगला, जो चौथा है। ठीक है। चौथा क्या क्या है, संवार, ठीक है, पांचवा है नाद और छठा है घोष। ठीक है। ये वर्ण है। ठीक है। ये चार वाह्य प्रयत्न हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे प्रत्येक वर्ग का
ठीक है। इसमें पहले में क्या था, पहला दूसरा, ठीक है। तो जो बच जा रहा है वो इसमें आ जाएगा। पहला दूसरा तो आ गया है, अब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवें वर्ण के साथ साथ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के साथ साथ इसमें क्या क्या आ जाएगा, साथ साथ य, र, ल, व आएगा, ठीक है। ये वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के साथ य, र, ल और व, ये वर्ण आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, यही क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य, र, ल, व, ये हो जाएगा संवार, नाद और घोष, ठीक है। अब इसके लिए संस्कृत की एक लाइन प्रयुक्त है। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सूत्र प्रयोग हुआ है, हस, ठीक है। इसके लिए हस संवारा नादा घोषाश्च, ठीक है। यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत हस, ठीक है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन, हस, संवारा, नादा, घोष, संवार, नाद और घोष ये आ जाएंगे, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा माने ग, घ और ङ, ठीक है। उसके बाद ज, झ, य, ठीक है। ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ और म, ये हो जाएगा। और इसके साथ हो जाएगा य, र, ल और व, ये वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आ जाएंगे संवार, नाद और घोष, इन वर्णों के साथ ये आ जाएंगे, ठीक है। इसका उच्चारण पूछेगा तो हस, संवारा, नादा, घोषाश्च, ये हो जाएगा संस्कृत इसका सूत्र, ठीक है। और तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य, र, ल, व, ये हो जाएगा संवार, नाद और घोष वर्णों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सातवां सूत्र। सातवां सूत्र हो जाएगा, ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण कहते किसको हैं, ठीक है। तो हमने बताया ना कि ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में कम, प्राण मने है, अल्प मने कम, प्राण मने हवा, कम हवा मुख से बाहर निकलती है, जैसे इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस य, र, ल और व, ये जो होंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे अल्प प्राण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व, ये कहलाएंगे अल्प प्राण, ठीक है। और इसके साथ एक संस्कृत का सूत्र प्रयोग होता है, ठीक है, इसके लिए कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र हो जाएगा वर्गाणाम, वर्गाणाम, ठीक है, वर्गाणाम प्रथम,
तृतीया, ठीक है, प्रथम, तृतीया, पंचमा, यणस च अल्प प्राण। ये है इसके लिए सूत्र, ठीक है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीया, पंचमा, यणश्च अल्प प्राण, यानी प्रत्येक वर्ग प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य, र, ल, व अल्प प्राण कहे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क, ग, ङ, ठीक है, च, ज, य। इसमें हो जाएगा ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। ये हो गया। और इसके साथ ही साथ जुड़ जाएंगे य, र, ल और व। ये हो जाएगा क्या? अल्प प्राण, ठीक है। ये अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं महाप्राण। आठवां देखेंगे महाप्राण। महाप्राण जान लीजिए कि महा माने होता है ज़्यादा, प्राण माने होता है हवा। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पे ज़्यादा हवा मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण या अक्षर क्या कहे जाएंगे? महाप्राण कहे जाएंगे। लिख लेंगे, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने पर मुख से ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। महाप्राण दूसरा, चौथा प्लस स और ह, ये हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। संस्कृत के लिए इसका सूत्र क्या है? ये हो जाएगा वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, षष्ठ महाप्राण। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले श वर्ण महाप्राण कहे जाते हैं या महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा चौथा क्या हो जाएगा? तो दूसरा चौथा देख लीजिए, ये हो जाएगा ख और घ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा छ और झ, ठीक है। ये हो जाएगा ठ और ढ, ये हो जाएगा थ और ध, फ और भ, ये हो गया। और इसके साथ हो जाएगा स और ह। ये वर्ण जो हैं हो जाएंगे कौन से? तो ये हो जाएगा महाप्राण। ये इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये महाप्राण वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है, ठीक है। इसके बाद नौवां आ जाएगा उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां हो जाएगा स्वरित, ठीक है। ये आ जाते हैं, इनको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, ये तो हमने बताया था कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर
स्वरों की संख्या कुल 9 है, तो सभी 9 स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से स्वर तो भाई ये तो जानते ही आप लोग। ठीक है, इनके बारे में, इनके सूत्र कभी कभार पूछ लेता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो इनके सूत्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कि इनका सूत्र क्या होता है। ठीक है, उदात्त का सूत्र होता है उच्चई रुदात्त। ठीक है, इसका सूत्र होता है उच्चई रुदात्त। ठीक, इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, ये होता है निच्चई नुदात्त। ठीक है, इसका होता है समाहार स्वरित। ठीक है, इसका हो जाता है समाहार स्वरिता। ठीक है, तो ये हो जाता है इन तीनों का सूत्र। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यानी उच्च ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण माने जो उच्चारण स्थान है उसके ऊपरी भाग से होता है, वो उदात्त कहलाता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण भाग के निचले हिस्से से किया जाता है, वो अनुदात्त कहलाता है। स्वरित मतलब ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण उदात्त और अनुदात्त दोनों के मिले हुए भाग से किया जाता है, तो उसे हम स्वरित कहते हैं। समाहारा माने दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कुल 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्नों के, है ना, 11 जो प्रकार हैं उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कैसे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने चर्चा किया। हमने कल बताया था प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दोनों प्रयत्नों के बारे में हम जान चुके हैं। कल या नेक्स्ट वीडियो हम लोग संधि, नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है।